हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विजेता इस बैच की सीरीज में जो मेरा टारगेट है कि 1000 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप सभी को ज्योग्राफी की समझाना। बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसी सीरीज में लगभग अपन ने 50 से 60 कॉन्सेप्ट तो कर ही लिए। और आज हम लेके आए हैं एनवायरमेंट ज्योग्राफी, पर्यावरण भूगोल की जल चक्र के बारे में कि जल चक्र क्या होता है, किस तरह से बनते हैं और इनका एनवायरनमेंट में क्या रोल होता है। साथ ही साथ लास्ट में जाते जाते अपन एक और चीज देखेंगे कि जो जल का वितरण है, दुनिया की 71% भाग पे समुद्र, उसके अलावा स्थलीय भागों पर भी जल आपको मिलता है। तो खारा जल कितना भाग परसेंट है, स्वच्छ जल कितना परसेंट है, नदियों में कितना है और झीलों में कितना है, तो उसकी भी एक अपन लिस्ट बनाएंगे जिससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन है वो आते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम जल चक्र के टॉपिक को। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप हुआ या पाथ फाइंडर की हमारी कोचिंग हुई, उससे आप जुड़ सकते हैं। लर्निंग ऐप से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन आप हमारे से यहाँ पर मिल सकते हैं, मेरे नंबर आपको दिए हुए। ठीक है, तो उसके साथ साथ जो और कोर्सेज है उनके बारे में लास्ट में क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं जल चक्र पर। जल चक्र क्या होता है, वाटर साइकिल क्या होता है। जल का एक समुद्र से जलवाष्प में बदलना, जलवाष्प का बादलों में बदलना, बादलों से वर्षा होना और वर्षा होकर वापस वह जल समुद्र में मिल जाए, तो उसी को अपन जल चक्र बोलते हैं। मात्र बिल्कुल मामूली सा पार्ट जो होता है समुद्र के जल का, वो जल चक्र में शामिल होता है। ठीक है, अब ये जल चक्र कार्य कैसे करता है, इससे फायदे क्या होता है। एक तो हमें स्वच्छ जल मिलता है, इससे भूमिगत जल मिलता है, जल के स्रोतों को पानी मिलता है, नदियों में पानी आता है, झीलों में पानी आता है, पेड़ पौधों को पानी मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे फायदा रहता है। ठीक है, और ये कार्य कैसे करता है इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ही छोटा सा और सिंपल सा आपके टॉपिक है। हम मान लेते हैं ये समुद्र है और ये आपका इस क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र हो गया। ठीक है, इस तरह से आता है। समुद्र में पानी है, नीला ही कर दे पानी को। ये समुद्र में पानी है और ये हमारे चमक रहे हैं। आपको पता होगा कि पृथ्वी के कितने परसेंट भाग पर समुद्र है, 71%, और स्थल 29%। तो जब 71% भाग पर जल है, तो ये जल सूर्य का प्रभाव से गर्म होगा और गर्म होकर किस में बदलेगा, जलवाष्प में बदलेगा, वाष्पीकरण होगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, वाष्पीकरण होगा, ऊपर जाएगा। क्या हुआ यहां पे, तो जब जल किस में बदलती है, जलवाष्प में, तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं, वाष्पीकरण। जब भी ऊपर जाएंगे वाष्पीकरण होगा, इनका संघनन होगा, संघनन की गुप्त ऊष्मा रिलीज होगी, बादल बनेंगे उससे। क्या बनेंगे उससे, बादल। संघनन होने से क्या होगा, बादलों का निर्माण होगा। माना यहां पे बादल बने, और आपको पता है कि पूरी पृथ्वी का कितना परसेंट भाग, 71% भाग समुद्र है। तो जैसे ही बादल बना, बादल संतृप्त होगा, है ना। तो बादल किस वजह से बना, संघनन से। संघनन से बादल बनने के बाद बादल जब संतृप्त हो जाएगा, तब क्या होगी, वर्षा होगी। और जब वर्षा होगी, तो एक तो समुद्र से जल गया, वाष्पीकरण हुआ, बादल बना, और ये जल है वो वापस आ गया। तो एक तो यहां पे पूरा हो गया जल चक्र। लेकिन अगर इन बादलों को हवाएं अपने साथ ले जाए, है ना, और स्थलीय भाग पर ले आए, ठीक है, तो जब हवाएं अपने साथ लेके जाती इन बादलों को, स्थलीय भागों पर आती, तो स्थलीय भागों पर जब ये आती है, तब आपको यहां पे क्या मिलते हैं, स्थल पर पेड़ पौधे मिलते हैं। क्या मिलते हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं।
इन पेड़ पौधों में एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, और वाष्पोत्सर्जन से जल को जलवाष्प के रूप में छोड़ते हैं। और ये जलवाष्प कहां जाती है, ऊपर जाएगी, बादलों में जाएगी। तो वाष्पीकरण होगा किससे, जल का वाष्प में बदलना। वाष्पोत्सर्जन जो करेंगे वो पेड़ पौधे करेंगे, ठीक है। झीलों से गया वाष्पीकरण हो गया, नदियों से हुआ वाष्पीकरण हुआ, पेड़ पौधों से जो हुआ वो वाष्पोत्सर्जन हुआ। इसमें भी जल है वो जलवाष्प में बदलता है, यहां से बादलों में मिल गया। और अब यह जल है वो वर्षा के रूप में नीचे आता है, झीलों में इकट्ठा हो जाता है, नदियों के माध्यम से वापस समुद्र में जाकर मिल जाता है। तो हमने देखा एक यहां पे वाष्पीकरण हुआ, बादल बना, वर्षा हो गई, एक तो जल चक्र यहीं पूरा हो गया। दूसरा, अगर थोड़ा जल चक्र लंबा चले तो क्या हो जाएगा, बादल स्थलीय भाग पर गए, वाष्पोत्सर्जन से भी इनको पानी मिला, वर्षा हुई, नदी नालों के माध्यम से वापस होते हुए जो जल है वो समुद्र में आ गया, वापस समुद्र में मिल गया। परंतु इस जल का कुछ भाग क्या हो जाता है, भूमिगत भी हो जाता है। नमी वगैरह सोख लेते हैं मिट्टी, तो ये भाग क्या हो जाता है, भूमिगत। और जो जल भूमिगत हो जाता है फिर उसको बाहर आने में बहुत समय लगता है, वो फिर इजीली बाहर नहीं आता। तो ये जो भूमिगत वाला जो जल है वो बहुत देरी से, बहुत समय बाद हमें देखने को मिलता है कि वो बाहर आता, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस है वो जल चक्र में चलती। सबसे लंबा जो भूमिगत हो गया उसको सबसे लंबा समय लगता है वापस समुद्र में जाने, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जल चक्र है वो पूरा बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल चक्र में वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ये दोनों प्रोसेस है वो अच्छे से याद हो गई। क्या इनका इंपॉर्टेंट है, क्या इनका रोल है। और वर्षा कब होगी, जब बादल क्या हो जाएंगे, संतृप्त हो जाएंगे। जब तक संतृप्त नहीं होंगे वर्षा है वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, ये मैंने डायग्राम के रूप से समझाने का प्रयास करा है। आप स्क्रीनशॉट लेना इसकी भी और उसकी भी, ठीक है। और अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां भी हम ये सारी पीडीएफ है वो डालते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन पेड़ों के द्वारा है ना, और वाष्पीकरण जल का जलवाष्प में बदलना। तो जल चक्र में हाइड्रोजन ऑक्सीजन समस्त जीवों की सकल जलभार के 80% का प्रतिनिधित्व करते हैं। और पृथ्वी पर तरल रूप से, गैसीय रूप में और ठोस रूप में है वो जल पाया जाता है, तीनों ही रूप में पाया जाता है। विभिन्न जलाशयों, समुद्र, झील, तालाब, नदी आदि में जल वाष्पीकरण क्रिया द्वारा जलवाष्प के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है। इसके अलावा पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के फलस्वरूप भी वायुमंडल में जलवाष्प जाती है और ये जलवाष्प जाकर बादल बनाती है, संघनन होकर बादलों का निर्माण करती है। वर्षा के द्वारा कुछ भाग सतह पर आता है, पुनः जलाशयों में चला जाता है, कुछ भाग भूमि की ऊपरी सतह में संचित हो जाता है, जो रिसाव द्वारा धीरे धीरे गहरे भूमिगत जल के रूप में भंडार बनाता है। और फिर बाद में उन्हीं का अपन कुएं वगैरह पे और बोरिंग वगैरह करके उनको उस जल को अपन बाहर निकालते हैं। भूमिगत जल का कुछ भाग पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित कर पुनः वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से मुक्त कर दिया जाता है। कुछ भाग ज्वालामुखी क्रिया के रूप में जलवाष्प के रूप में आएगा फिर, और इस क्रिया विधि के माध्यम में से जल चक्र पूर्ण होता है। जल की कुल मात्रा का मात्र 0.004% भाग ही जल चक्र में शामिल होता है। जो पूरी पृथ्वी पर जल है उसका मात्र 0.0004% भाग ही शामिल होता है। तो पूरी पृथ्वी पर जल कितना है, तो 71% भाग पर तो समुद्र है ही, उसके अलावा और भी जल है। तो अगर हम देखें तो पूरी पृथ्वी पर जो लवणीय जल है,
वो कितना है 97.5%। सर्वाधिक क्या मिलता है आपको, लवणीय जल मिलता है पूरी पृथ्वी पर। सबसे ज्यादा मात्रा में जल कहां मिलेगा, लवणीय जल में। फिर जो स्वच्छ जल है, जो पीने योग्य जल है, वो कितना मिलता है 2.5% मिलता है। स्वच्छ जल कितना मिलता है 2.5% आपके मिलता है। अगर हम बात करें उसके बाद में, स्वच्छ जल को भी अपन 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो स्वच्छ जल में सबसे ज्यादा कौन मिलेगा, तो वो मिलेगा ग्लेशियरों में। किस में मिलेगा, ग्लेशियर में। स्वच्छ जल का लगभग 70% भाग है वो किस में मिलता है, ग्लेशियर, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर स्थित, ठीक है। उसके बाद में आपके जो स्वच्छ जल का भाग मिलेगा वो मिलेगा भूमिगत जल में। लगभग आपके 30% जो भाग है वो किस में मिलता है, भूमिगत जल में। और बचा हुआ मात्र 1-2% जो भाग है, 1.2% है ना, वो मिलता है आपके सतही जल पर। तो बहुत कम भाग हो गया। इस सतही जल का भी सर्वाधिक भाग जो मिलता है वो मिलता है परमाफ्रास्ट में या हिमटोपियों के रूप में। पर्वतों पर, पहाड़ों पर जो ग्लेशियर मिलते हैं आपको, उनमें परमाफ्रास्ट के रूप में, ठीक है। उसका बाद में आपको जो जल मिलता है वो मिलता है झीलों में सबसे ज्यादा। कहां पर मिलता है, झीलों में। झीलों के बाद में आपका जो नंबर आता है वो आता है मृदा के अंदर जो नमी होती है उसका। तो उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है भूमि में या मिट्टी में नमी, सोइल एटमॉस्फेयर। फिर उसके बाद में किस चीज का नंबर आता है, सोइल एटमॉस्फेयर के बाद में आपका नंबर आता है दलदली भूमि में, है ना। किस में, दलदली भूमि में। दलदली भूमि के बाद में आपका नंबर आता है वायुमंडल में। वायुमंडल में नमी। और उसके बाद में आपका नंबर आता है नदियों में। किसमें, नदियों में जल। तो हम कंफ्यूज इसमें होते हैं कि झीलों में ज्यादा जल मिलता है या नदियों में। तो नदियों में सबसे कम मिलता है, झीलों में आपका, अगर आप सतही जल में देखोगे तो दूसरे नंबर पर आता है इसका नाम, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले तो मैं नंबर डाल देता हूं। सबसे ज्यादा इसमें, फिर स्वच्छ जल, तीसरे पर ग्लेशियर, चौथे पर भूमिगत, पांचवें पर सतही, छठे पर परमाफ्रास्ट, सातवें पर झीलों में, आठवें में मिट्टी में नमी, नौवें में दलदली, में वायुमंडलीय नमी, और 11वें पर आता है नदियों में जल। तो परसेंटेज तो मोस्टली इनकी तो नहीं पूछता, यही पूछेगा, पर इनका क्रम पूछ लेता है। तो क्रम आए तो सबसे पहले ये आएगा, फिर सबसे लास्ट में नदियां हैं वो आपकी आएगी। आई होप आप सबको ये जो क्लास है वो समझ में आई होगी, जल चक्र समझ में आया होगा। जल की प्राप्ति का जो क्रम है स्वच्छता के आधार पर और शौक के आधार पर, वो भी आपको समझ में आया होगा। उसके अलावा अगर आप मेरे से और पढ़ना चाहते हैं, हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप पर जाके देख सकते हैं, वहां से आप हमारे क्लासेस ले सकते हैं, और ऐप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके अलावा हमने ये जो एक प्रयास और करा है कि आपको 7 डेज के लिए ट्रायल बैच भी हमने लॉन्च करा है। सभी कोर्सेज में डबल वैलिडिटी मिलती है, 7 डेज वाली भी और वैसे भी। तो 7 डेज वाली वैलिडिटी में हमने ये करा है कि आपके मात्र 21 दिन की 21 रुपए में आपके 7 दिन कोर्सेज है वो चलेगा, जिसमें आपको सारी चीजें एसेस कर सकते हैं जो नॉर्मल फुल पेमेंट देने के बाद बच्चे करते हैं ना, वो की वो। और आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस मिलेगी, टेस्ट हुआ, पीडीएफ हुआ, टेस्ट के सॉल्यूशन हुए, वो सारी चीजें आपको इसमें अवेलेबल होगी। उसके अलावा राजस्थान टीचिंग एसोसिएट का बैच भी स्टार्ट हो गया है, राजस्थान सेट एग्जाम का बैच भी चल रहा है, बिहार सेट एग्जाम का बैच भी है वो हमने स्टार्ट
कर दिया है। ऑनलाइन है वो पाथफाइंडर लर्निंग ऐप से पढ़ सकते हैं, और ऑफलाइन है वो हमारे एड्रेस पर आप मिल सकते हैं। उसके अलावा मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आप सभी को ये जो जलचक्र है वो टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ कल। धन्यवाद।